हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हमने कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एसएससी जेई सिविल एग्जाम का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस मींस कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल जो कट ऑफ है प्री प्लस मेंस की वो अलग डिस्कस करेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज था वो भी डिस्कस करेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ कि हम उनमें से हमें एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे तैयारी करनी चाहिए और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम क्लियर करें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एसएससी जेई एनालिसिस सिविल का। तो देखना, एसएससी जेई में अगर हम बात करें एसएससी जेई सिविल में, देखो फर्स्ट थिंग मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है वो कौन कौन से और हमें किन डिपार्टमेंट्स के लिए मेहनत करनी चाहिए, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो उसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे हैं, फर्स्ट वन पे आता है सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपर्स जो प्रेफर करते हैं वो ये डिपार्टमेंट प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर जो डिपार्टमेंट आता है वो है सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन। यहां पर सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी दोनों ही डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी है और डिग्री होल्डर्स के लिए भी है। एट द एंड डिग्री होल्डर्स को भी मिल जाता है। इनिशियल जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें यह माना जाता है कि सीपीडब्ल्यूडी है वो ओनली डिप्लोमा के लिए है, जबकि ये कंसीडरेशन में एट द एंड जो पोस्ट फिल की जाती है उसमें सीपीडब्ल्यूडी कंसीडर किया जाता है डिग्री वालों के साथ भी। थर्ड जो डिपार्टमेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस। अब देखो एमईएस के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं। जैसे एमईएस के अंदर आप ज्वाइनिंग मिलती है, एमईएस की जैसे एक सिमिलर डिपार्टमेंट है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम बात करते हैं। ये क्या करता है, जो आर्मी के आसपास की जो बॉर्डर है उसके आसपास की जो रोड है उसके बनाने का काम करता है। बल्कि अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ये है क्योंकि यहाँ पर पोस्टिंग लोग प्रेफर करते हैं, जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर पोस्टिंग प्रेफर करते हैं। एंड फोर्थ वन है हमारे पास एक एनटीआरओ डिपार्टमेंट है, और फिर हमारे पास कुछ अदर डिपार्टमेंट्स भी है लाइक एज की, जिसमें हम फराका बेराज प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इस तरीके से और अगर जो भी प्रोजेक्ट है उनके ऊपर सिविल इंजीनियर्स को प्रमोट किया जाता है, यहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है। अब इस देखना, हम मेनली जो चेंज करेंगे वो कौन कौन से डिपार्टमेंट को चेंज करेंगे, वो हम ये 3 प्लस ये 4 डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे। और इनके लिए आपको एटलीस्ट जो प्री प्लस मेंस में कितने मार्क्स होने चाहिए और किस अकॉर्डिंग कंसिडरेशन किया जाता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखना, एसएससी जेई में अब तक एसएससी जेई पहले तो एक ईयर पीछे चल रहा था, अब वो टोटल एग्जाम में 2 ईयर पीछे हो चुका है। क्लियर है, तो 2 ईयर जैसे उसका पहले 2016 में कोई पेपर नहीं हुआ, फिर 2019 में कोई पेपर नहीं हुआ, मतलब वो पहले से 1 साल कैलेंडर पीछे था। और 2020 तो आप जानते हैं कोरोना की वजह से 1 साल वैसे भी कंट्री पीछे हो गया। तो ये एसएससी जेई क्या चीज है, तो इसके बारे में देखना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल की कट ऑफ कितनी रहनी थी और हमें कितने मार्क्स पर हमें चेंज करना और कितने मार्क्स के लिए हमें फोकस करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखना, एसएससी जेई में जो सबसे लेटेस्ट जो बात करते हैं, अभी जो 2018 एग्जाम हुआ है, एसएससी जेई का 2018 एग्जाम हुआ है, इसकी अभी तक प्री प्लस मेंस दोनों पेपर हो चुके हैं। प्री प्लस मेंस दोनों पेपर हो चुके हैं, जबकि मेंस का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। और प्री में कट ऑफ थी 127 के आसपास। यूआर की कट ऑफ की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी बात कर रहे हैं कि जिसमें जो मार्क्स गिवन है वो 127 थे, मतलब 127 से ज्यादा तो आप कंसीडर है। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ थी वो इससे कम थी। क्लियर है, बट हमें जब भी एग्जाम चेंज करना है, जब भी जिस भी एग्जाम को आप फोकस करते हो उस पर आपको हमेशा ध्यान रखना है आप हमेशा किस कैटेगरी को फॉलो अप करोगे, यूआर को, ताकि आप अगर किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो आपका वो एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए। आपको इससे प्लस 10 मार्क्स हमेशा सोच के चलना चाहिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से। क्लियर है, अब उसके बाद एसएससी जेई मेंस का भी रिजल्ट आना बाकी है और इसकी कट ऑफ आगे आएगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और उसका क्या एनालिसिस रहता है और डिटेल्ड एनालिसिस हम पेपर का भी करेंगे बाद में। ठीक है, अब 2018 के बाद में अगर आप बात करते हो तो 2000 मतलब 17 का पेपर जो हुआ था, 2017 में जो कट ऑफ रही थी वो 117 मार्क्स रही थी। क्लियर है, वो कितनी कट ऑफ रही थी, प्री की, प्री प्लस मेंस दोनों अलग अलग बात करेंगे।
प्री की कितनी कट ऑफ रही थी 117। अब आपने देखा कि ये जो कट ऑफ में जो टोटल इंक्रीज था वो कितना हो गया 10 मार्क्स का अनएक्सपेक्टेड, जबकि इस टाइम पोस्ट को प्री पेपर के बाद में पोस्ट को कम कर दिया गया था। अराउंड जे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट अराउंड 362 कर दी गई थी रिड्यूस करके। इतनी पोस्ट होने के बाद में ये कट ऑफ थी, प्लस इस बार तो पोस्ट ज्यादा थी इसलिए आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। यहाँ पर फिर भी कट ऑफ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अब देखो इसके मेंस पेपर की बात करते हैं तो इस टाइम पोस्ट भी कम थी तो कट ऑफ ज्यादा रहनी चाहिए। 244.75 मार्क्स इसकी कट ऑफ रही थी 244.75। क्लियर है। यहां पर प्री प्लस मेंस की कट ऑफ मतलब आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए प्री प्लस मेंस में मिला के। तो यहां पर देखना टोटल नंबर इनसे कितने बन जाते हैं 361 मार्क्स। आपके 361 प्लस मार्क्स होंगे तो आपको एसएससी क्या देगा ज्वाइनिंग देगा, नहीं तो आपके 360 भी आ रहे हैं तो भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद 2017 के बाद में जो इससे पहले जो पेपर हुआ था वो 2015 हुआ था और ईयर जो उसमें लगा था वो लिखा था 2016 और 17। ठीक है। 15 का पेपर मतलब ईयर जो एसएससी का कैलेंडर था वो 2015 का था और एग्जाम कब हुआ था 2016 में। तो उसका जो फॉलो अप आप सर्च करोगे कहीं पर भी तो 2016 टू 2017 बताएगा। तो देखो इस ईयर जो कट ऑफ रही थी वो थोड़ी कम रही थी क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थी। तो यहाँ पर प्री प्लस मेंस की बात करें तो देखना प्री में जो कट ऑफ रही थी वो यहाँ पर 100 मार्क्स। अब देखो ध्यान से कि यहाँ जो 2015 की जो कट ऑफ थी वो प्री में 100 है, फिर 2017 की जो कट ऑफ है वो प्री की 117 है और उसके बाद में 2018 की बात करते हैं तो 127 है। क्लियर है। अब इसके बाद देखना यहां पर जो मेंस की कट ऑफ थी वो इससे काफी कम थी। इससे काफी कम कितनी थी देखना 214। वो कितनी कट ऑफ थी 214। यहां पर 214 पॉइंट कुछ डेसिमल में वैल्यूज थी, शायद 75 होनी चाहिए, इतनी कट ऑफ वैल्यूज थी। ठीक है। तो यहां पर ओवरऑल जो कट ऑफ आती है वो 314 पे आ जाती है। क्लियर है यहां तक। तो मतलब अब अपन अगर पिछले 3 या 4 साल का एनालिसिस देखें इससे आगे के एनालिसिस हम वैसे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताएंगे उसके बारे में कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि आपको एग्जाम में किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है किस सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है। तो देखना यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हमें एक फोकस करना होगा। आप देखो नोटिस करो यहां पर कट ऑफ कितनी थी 100, यहां पर कट ऑफ है 117 एंड अगेन वो कट ऑफ इंक्रीज होगी कितनी होगी 127। यहां तक क्लियर है। तो इसका मतलब अभी यहां पर अगली जो कट ऑफ जाने के चांसेस है मतलब अगली बार अगर पेपर होता है कोरोना की वजह से क्या पता नहीं भी हो, फिर भी अगर पेपर होता है तो कट ऑफ 135 प्लस कट ऑफ रहेगी और आपको एटलीस्ट आपको अब टारगेट करना होगा 150 मार्क्स को। क्लियर है। अब देखो अब हम बात करेंगे प्री प्लस मेंस की ये कट ऑफ है और अब ये बात करते हैं कि ये कितने में से कट ऑफ है। तो ये ध्यान रखना ये जो कट ऑफ है यहां पर जो प्री का जो पेपर होता है मैं इस साइड लिख रहा हूं इसको मेंशन कर रहा हूं। प्री का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है और मेंस का जो पेपर होता है वो होता है 300 मार्क्स का। दोनों के लिए सेम ड्यूरेशन मिलती है। सेम ड्यूरेशन मतलब 2 आवर्स का टाइम मिलता है। अब हम इस सब्जेक्ट का यहां का जो पार्ट है अब हम इसका डिटेल थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सिविल में और उस पर कितने कितने वेटेज आता है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी क्योंकि मैंने सबसे पहले इनके आउट ऑफ टोटल मार्क्स इसलिए नहीं बताए क्योंकि मुझे अब इस एनालिसिस को लेके क्या जाना था सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे, ताकि आपको पता रहे कि प्री में हमें किस पे फोकस करना है और मेंस का पेपर है। मेंस का पेपर पैटर्न फिक्स है। अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स की क्वेश्चन लगा लेते हो तो मोस्टली आप 300 में से 200 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आपको प्लस 50 मार्क्स पे ही और मेहनत करनी होती है क्योंकि आप जब तक यहाँ पर 250 मार्क्स नहीं लाओगे आप इस साइड से सेफ नहीं होते ओवरऑल। आपको अच्छे डिपार्टमेंट हमने जैसे डिपार्टमेंट्स की बात की जैसे सीपीडब्ल्यूडी हुआ या सीडब्ल्यूसी हुआ या एमईएस हुआ वो डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं प्री पेपर के डिटेल एनालिसिस क्योंकि प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस का तो करके भी क्या करोगे। ठीक है। तो देखो प्री पेपर में बेसिकली प्री पेपर को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से प्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक तो जीए का जनरल अवेयरनेस का एक पेपर होता है। सेकंड पेपर होता है देखो मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख रहा हूं जो एसएससी जेईई सिविल है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्लियर है। देखना फर्स्ट वन होता है जनरल अवेयरनेस जी। ठीक है। अब इसको जीए प्लस जीएस भी बोलते हैं, कभी कभी जीए प्लस जीएस भी नाम ले देता है या जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। इसको कंप्लीट कंसीडर किया जाता है जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस को भी। दूसरा होता है आपका एक पार्ट आता है रीजनिंग।
एंड थर्ड वन आपका रिलेटेड टू सब्जेक्ट होता है टेक्निकल पेपर। अभी हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की और इस पार्ट की, ठीक है। टेक्निकल का हम डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो देखो जीए के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट वन, अगर मैं जीए प्लस जीएस नहीं लिखता हूं तो मैं इसको जीए लिखता हूं तो मेरे पास एक तो जनरल साइंस आ जाती है, जनरल साइंस आ गई। फिर मेरे पास एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लियर है। ये तीन मतलब जनरल साइंस में बेसिक साइंस आएगी, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए या अदर जो भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना, जैसे किसी से भी रिलेटेड अपनी डेली लाइफ साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जो आप 10th तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या 12th के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वो आपसे पूछा जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं यहां पर आता है, अब देखो मैं यहां पर लिखूंगा जो यहां पर पार्ट आता है वो आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। ये सारी किसकी पूछी जाती है, इंडिया की पूछी जाती है, ठीक है। फिर प्लस इसके अंदर क्या पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स भी आता है। अब इकोनॉमिक्स में पूछा क्या जाता है, इसमें बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाता है। मतलब जो करंट में लास्ट ईयर का बजट क्या था प्लस उसका जो इकोनॉमिक सर्वे अलग से होता है, तो ये आपसे पूछा जाता है। अगर आपको इस एग्जाम के रिलेटेड ये बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स चाहिए कि कितना पार्ट पूछा जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन होगी कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब देखना ध्यान से, ये पार्ट होने के बाद में यहां पर हम इसके वेटेज की बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और अलग से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बच गया जिसको मैं अलग पेन से मार्क कर रहा हूं, सीए, करंट अफेयर्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो पिछले एक साल का आपसे पूछा जाता है और इसका वेटेज रहता है अराउंड 10 मार्क्स का। बात समझ में आ रही है? तक अराउंड 10 मार्क्स का वेटेज रहता है। अब इसके बाद यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर जनरल साइंस प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो वेटेज है वो अराउंड मोस्ट ऑफ एसएससी जेईई सिविल एग्जाम में या एसएससी जेईई के एग्जाम में 20 मार्क्स का होता है। क्लियर है। प्लस हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, इनका जो रिमेनिंग वेटेज है वो 20 मार्क्स का हो गया आपके पास। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे कंसीडर किए जाते हैं। ये तो था इसका पार्ट। तो यहां पर हमें कौन से पार्ट पे ध्यान देना है, इन सब के लिए जो हम बुक प्रिफर करेंगे वो बुक प्रिफर करते हैं लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान जिसपे नीला कवर आता है वो बुक प्रिफर करनी है। बहुत पतली सी बुक आती है जिसको आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में खत्म कर सकते हो। बट अगर एक चीज अगर आपको मैं बोलूं, मेरा जो पर्सनल सजेशन देना चाहूं, तो आप एक सब्जेक्ट को इसमें लीव कर सकते हो, दैट इज द हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट पार्ट है जिसको आपके डेटा भी याद नहीं रहेंगे और आपको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। आप इस पार्ट को छोड़ के अगर बाकी पार्ट पे ध्यान देते हो तो आप यहाँ 30 प्लस स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर आप कितना स्कोर कर सकते हो, 30 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब देखना यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी भी समझेंगे हमें किस में कितना पार्ट में कितना स्कोर करना चाहिए। अब रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये वर्बल प्लस नॉन वर्बल होती है, नॉन वर्बल। तो इसका मतलब देखना, हाँ रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले जनरल अवेयरनेस का जो टोटल वेटेज है वो कितने का हो गया, 50 मार्क्स का। सिमिलरली रीजनिंग का वेटेज कितने का हो गया, 50 मार्क्स का। क्लियर है यहां तक। अब देखना वर्बल प्लस नॉन वर्बल, और इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर जाते हैं, 45 प्लस। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी लेवल के, आप इजीली नींद में से उठ के जाओगे तो भी लगा दोगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एसएससी जेईई हमें निकालना कैसे है। यहाँ पर 45 प्लस मार्क्स ला सकते हो। आप ये मान के चलो मैं लिस्ट मार्क्स कंसीडर करके चलता हूं, और देखना आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एसएससी जेईई क्लियर करते हो। देखना यहाँ पर हम 40 मार्क्स मान के चलते हैं, यहाँ पर हम 25 मार्क्स मान के चलते हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखना 40 प्लस 25, अगर हम इन दोनों का ओवरऑल वेटेज निकाले तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट गलत करके सारे क्वेश्चन 65 मार्क्स गेन कर लिया हमने। अब उसके बाद बात आती है टेक्निकल की। ठीक, वहां तक हमने कर दिया था, नॉन टेक का कंप्लीट एनालिसिस कर दिया था कि वहां तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो टेक्निकल के मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एनालिसिस बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने कंप्लीट टेबल बना दी। मैं इसको ऐसे ही बनाता तो ये काफी टाइम कंज्यूम करती और वीडियो क्या हो जाता, काफी लेंथी हो जाता, और जो देखना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है। कौन चाहता है कि 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो देखा जाए, उससे अच्छा कम ड्यूरेशन में मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए, इसलिए हम वो पार्ट की बात कर रहे हैं। देखना ध्यान से कि टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका जो टोटल वेटेज रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है, और वो 100 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने आपको देखना ध्यान से, ये 2018 का पेपर है जो 19 में हुआ था, ये 2017 का पेपर, ये 2015, 14, 13, 12,
यहाँ तक का एनालिसिस बताया, 12 से पहले तक का एनालिसिस भी है मेरे पास, बट मैं वो कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि रीजन है, क्योंकि इसके बाद अब पेपर पैटर्न चेंज होने लग गया, सब्जेक्ट के वेटेज में बहुत सारे चेंजेस आने लग गए हैं। तो देखो सब्जेक्ट के वेटेज की बात करते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके बाद में, जैसे ये वेटेज खत्म करेंगे उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट से आपके लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आप कम टाइम में उन टॉपिक को पढ़ के अपने एसएससी जेईई एग्जाम को निकाल सकते हो। वहां तक हमने बात की थी कि नॉन टेक में अगर हम 65 मार्क्स ले आते हैं तो हम इजीली किसी भी चीज को क्लियर कर सकते हैं। देखना ध्यान से, क्या होता है, कोई भी एग्जाम पैटर्न होता है उसकी खासियत होती है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन के जो डिफिकल्टी लेवल है उसको सेट किया जाता है। देखो सबसे क्लियर लेवल जो होता है, सबसे क्लियर लेवल जो होता है वो क्या होता है, उसमें सबसे क्लियर लेवल जो होता है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान लो कुछ जैसे अराउंड 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ पे, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्टली सब कर सकते हैं, वो सबके लिए कंफर्टेबल है, सबने डिग्री या डिप्लोमा में पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिमेनिंग 70 क्वेश्चन की। तो 70 क्वेश्चन का लेवल कैसे सेट किया जाता है, 70 क्वेश्चन का लेवल सेट किया जाता है, उसमें से डिफिकल्टी लेवल स्लैब्स बनाई जाती है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फाइनल मॉडरेट लेवल कि जिस पर बहुत अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ऐसे लेवल पर एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन दे दिया, या फिर आपको पूछ लिया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डेटा पूछ लिया, या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर पूछ लिया, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, या सोम के अंदर आपको एसएफटी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा लिया, या फिर आप बात करते हो स्टील के अंदर बोल्ट की स्ट्रेंथ निकलवा ली, या फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पूरा पाइप का सीरीज या पैरेलल कनेक्शन दे दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए, या ओसीएफ में आपसे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या एनवायरनमेंट के अंदर आपसे बीओडी सीओडी की कैलकुलेशन करवा ली। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ने के लिए होते हैं, बट ठीक है कुछ चीजें पढ़ी हुई है, रटी हुई है, तो उनको लगा सकते हो, बट उनके ऊपर हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो उसमें देखना सोम प्लस टॉस की अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉस एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका कभी कभार कोई एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, या एक क्वेश्चन आ जाता है वो भी इंडिटरमिनेसी वाले टॉपिक से, जो ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है। इंडिटरमिनेसी अगर आप एक टॉस में टॉपिक करते हो तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट ऑफ वेटेज दिखाया गया देखना 7 मार्क्स, ये 23 को मॉर्निंग शिफ्ट है, ये 23 की इवनिंग शिफ्ट है, 25 की मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आपका 7 मार्क्स हुआ है, फिर 6 मार्क्स, फिर 6 मार्क्स, ऐसे वेटेज है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो 13 to 15 मार्क्स 17 में, 15 में 8, 14 में 14 एंड 13 में 23 मार्क्स एंड 12 में 24 मार्क्स। तो इसका मतलब इसका जब ऑन एंड एवरेज अगर हम निकालें कि अगर प्रीवियस ईयर से अगर हम देखते हुए निकालें तो ये जो सब्जेक्ट है सोम, ये 8 से 9 मार्क्स का आपका एसएससी जेईई में पूछा जा रहा है। क्लियर है, आपका 8 से 9 मार्क्स तक ये ऑन एंड एवरेज आपसे पूछा जाएगा, जिसमें सोम प्लस टॉस है। इसके भी हम आगे टॉपिक की बात करें, कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एफएम प्लस ओसीएफ। देखो ओसीएफ पढ़ोगे तो ओसीएफ में बेसिक पढ़ के चले जाओ, क्योंकि ओसीएफ से हर साल एक क्वेश्चन आता है। वैसे अगर हम एफएम को 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को, एक तो पर्टिकुलरली फ्लूइड मैकेनिक्स, दूसरा हाइड्रोलिक्स एंड थर्ड वन पार्ट इज ओसीएफ। हाइड्रोलिक से भी हर ईयर एक क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी आएगा तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लेगा, और कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो देखना फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओसीएफ से अगर हम बात करें तो ये 9 मार्क्स का वेटेज हो गया, ये 10 का, ये 9 का, मतलब ऑन एंड एवरेज 2018 पेपर को देखा जाए तो यहाँ पर 9 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उससे प्रीवियस ईयर के डेटा को आप कंसीडर करोगे तो आपसे ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जा रहे हैं, ओनली 10 to 12 मार्क्स के हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। 2012 से देख लो, 2017 उठा के देख लो, 2014 उठा के देख लो। तो इसका मतलब एफएम हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जिसका जो वेटेज रहता है वो कितना रह जाएगा, 9 मार्क्स के आसपास, ऑन एंड एवरेज 9 मार्क्स रह जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। चले आगे, देखो एनर्जी नहीं खोनी है, इस वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ देखना है, जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिले और आपको इंडिविजुअल टॉपिक पे किस पे ध्यान देना वो आपको पता लगे। ठीक है, देखना अब आता है थर्ड वन सब्जेक्ट, दैट इज आरसीसी स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में देखो इसमें आपने नोटिस किया तो ये 10 मार्क्स, 13 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 to 14, 8 मार्क्स, 10, 9 एंड 12। मतलब अगर हम यहां भी देखें तो ये 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन में पूछा गया 12 से 14 मार्क्स का, या 11 से 12 मार्क्स ऑन एंड एवरेज ये पूछा जा रहा है। तो देखो 11 से 12 मार्क्स अगर ये पूछा जाता है, और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पहले तक जब ये इतना वेटेज था तब तक कोडल प्रोविजन के होते थे, बट आजकल उसको भी फिरकी लेने की आदत हो चुकी है एसएससी वालों को भी। क्या करता है कि फिरकी कैसे लेगा, वो यहाँ पर एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन डाल देगा,
या कुछ और टफ क्वेश्चन डाल देगा, बीम का एनालिसिस करवा लेगा, तो कंप्लीट एनालिसिस करवा लेता है, कभी परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट पूछ लेता है, तो उस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं स्टील की। स्टील थोड़ा सा हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आप इसको छोड़ भी जाते हो या इसके अंदर एक या दो टॉपिक पढ़ जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। देखो स्टील का वेटेज है 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, देखोगे तो 4 to 5 मार्क्स। एक साल था 2015 में कि ये 12 मार्क्स का था और ये 8 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये 4 मार्क्स। देखो ध्यान से एक चीज हो, जो 2017 का जो एनालिसिस वो आपके टोटल आपको पता होंगे 10 से 12 पेपर हुए थे, ठीक है, उन 10 से 12 का एवरेज लेके टेबल बनाई गई है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि 10 से 12 मार्क्स किसी एक पेपर में उठा के देख लोगे, ऐसा नहीं होता है, उनको ऑन एंड एवरेज लेके इस टेबल को कंप्लीट किया गया है। तो देखोगे स्टील थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे क्वेश्चन पूछे बहुत कम जाते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। या आपको अगर फास्टनर कनेक्शन पूरा आता है, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर पूरा आता है, तो आप यहां से कर सकते हो। अब बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट, कि इसके अंदर अगर आप देखोगे ऑन एंड एवरेज 18 से 20, कभी कभी तो ये मार्क्स 32, 36 तक भी गए हैं इसके अंदर 2017 की शिफ्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि ये ऑन एंड एवरेज 20 मार्क्स तो आपसे पूछ रहा है बिल्डिंग मटेरियल प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी इसमें इंक्लूड है, जैसे डोर विंडोज वाला पार्ट भी इंक्लूड है, या फेरस नॉन फेरस, या फिर अगर हम मटेरियल सारे यही कंसीडर करना चाहें जैसे बिटुमेन टार, अगर उनको कंसीडर करते हैं तो इसका वेटेज और बढ़ जाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको आप थ्योरेटिकली कंसीडर कर सकते हो। और जल्दी ही हमारे चैनल पे ये सब्जेक्ट स्टार्ट भी होने वाला है, बिल्डिंग मटेरियल, तो आपको काफी फायदा मिलेगा उसके रिगार्डिंग। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको बाकी जो अभी फर्दर अपकमिंग एग्जाम्स के रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको मिलती रहे। देखिए उसके बाद बात करते हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की। इरिगेशन का वेटेज देखोगे तो अगर आप प्रीवियस ईयर नोटिस करते हो तो प्रीवियस ईयर के अंदर इरिगेशन का कोई वेटेज नहीं था, 2 मार्क्स 2-4 मार्क्स आता था। बट अगर आप इसको अगर प्रीवियस ईयर देख के नेग्लेक्ट करके जाते तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब ये 9 मार्क्स तक वेटेज इंक्रीज हो चुका है। तो अगर इसको हम माने तो ये 6+ मार्क्स रहने की प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये आप फिक्स मान के चलो कि सर ने बता दिया कि बोले 6 आएगा तो 6 ही आएगा, भाई ऐसा मत सोचना। इसके अंदर क्या हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। समझ में आई बात? अब चलते हैं सोइल पर। सोइल पहले कंपैरिजन में ऑन एंड एवरेज हमेशा से सेम आ रहा है, 4 to 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 एंड 7। देन अब ये वेटेज इंक्रीज हो चुका है 11-8, बट हम इसको ये मान सकते हैं सोइल के अंदर 8+ मार्क्स आते हैं, वो भी 3 या 4 टॉपिक से, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता सोइल में, ठीक है। सोइल में अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ जाते हो, क्लासिफिकेशन पढ़ जाते हो, या फिर कॉम्पैक्शन पढ़ जाते हो, परमेबिलिटी पढ़ जाते हो और कंसोलिडेशन पढ़ जाते हो तो आपका पार्ट हो जाता है। और फिक्स क्वेश्चन है फाउंडेशन के कुछ एक जो आपको फिक्स थ्योरीज पर पढ़ के आप कंसीडर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट का अगर आप पहले के ईयर्स में देखोगे तो कोई वेटेज नहीं था, 2 से 4 मार्क्स का पूछा जाता था, बट अभी ये वेटेज इंक्रीज होके कितना पहुंच गया, 8, 9, 10। और ये भी जनरली किससे पूछा जाता है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर से। ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स या तो ड्रिंकिंग वाले हो सकते हैं या आपके सीवेज के कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, इन्हीं दोनों से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक नया सब्जेक्ट जो इतिहास में ऐड हुआ था एसएससी जेईई के, पहले भी आता था, और कंस्ट्रक्शन में अगर आप फील्ड में काम करते हो तो ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, क्योंकि आपको एस्टिमेट बनाने होते हैं। 2012 से पहले इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। तो अब आपको ये ध्यान रखना है 2012 तक कंसीडर करने का रीजन यही था क्योंकि उसके बाद से सब्जेक्ट के वेटेज का वास्ट चेंजेस हुआ है, इसीलिए हम 2012 के बाद को कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वेटेज कॉन्स्टेंटली 8, 6, 9, 6, 7 to 10, 10, 8, 11, मतलब ये मान के चलो कि 8 to 10 मार्क्स का कॉन्स्टेंटली एग्जाम में पूछा जा रहा है, 8 to 11 मार्क्स का एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, जिसमें से भी 2 ही टॉपिक पूछे जा रहे हैं, बेसिकली इंट्रोडक्शन जो बेसिक्स ऑफ एस्टिमेशन है प्लस वैल्यूएशन वाले चैप्टर से। अब हाईवे, रेलवे प्लस एयरपोर्ट, देखो जितने भी लोग आपको अब तक जहां भी आपने एसएससी जेईई की कोचिंग की है वहां पर आपको कभी भी रेलवे और एयरपोर्ट नहीं पढ़ाया जाता, आपको ये बोल दिया जाता है ये तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट इनका एयरपोर्ट एक दिन में खत्म होने वाला सब्जेक्ट है, और जिससे अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट लास्ट शिफ्ट में उसने गेम खेला आपके साथ और उसने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, वो भी रनवे लेंथ से बेसिक सा क्वेश्चन था, तो आप उसको पढ़ सकते हो। और एयरपोर्ट का अब क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है एयरपोर्ट से रिगार्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद में आप बात करते हो
हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट की तो हमने बात कर ली, एयरपोर्ट से अभी तक एक क्वेश्चन आया। रेलवे से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। तो देखना हाईवे मोस्टली 5 से 8 मार्क्स, इससे पहले 2 से 4 मार्क्स, 6 4 2, मतलब हाईवे को कई कोचिंग्स क्या करती है, बोल देती है ये तो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन कुछ बिल्डिंग मटेरियल में भी कंसीडर कर लिए जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल वाले पार्ट में भी कंसीडर कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स 8 मार्क्स, तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे ये 5 मार्क्स का वेटेज है ऑन एंड एवरेज। अब सर्वे की बात करते हैं। सर्वे हमेशा से ही अपना कांस्टेंट वेटेज रखता आया है, जो कि 10 to 11 मार्क्स होता है। देखो 12 12 10 11 10 to 11 11 9 7, मतलब ये वेटेज धीरे कभी बढ़ता है कभी डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये वाला जो वेटेज है वो कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी हल्का सा डिक्रीज होगा, ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, इसलिए हम इसको 9 to 10 मार्क्स का वेटेज दे सकते हैं। तो यहां तक आपने जो देखा वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एनालिसिस था। अब देखो मैंने ऑन एंड एवरेज वाला पार्ट लिख दिया है कि कितना पार्ट है ऑन एंड एवरेज का। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने। अब तक तो हमने ये देखा कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, अब हम इधर वाले पार्ट को रफ करेंगे और इससे इस एनालिसिस से देखेंगे कि कितना, इस एनालिसिस से देखेंगे कौन से पार्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि अब तक यहां तक हमने देखा था कि 100 मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कितने कितने मार्क्स है। अब आपको ये देखना है कि आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा पढ़ के, मतलब एक बार में पढ़ के आप क्या कर सकते हो, एसएससी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो एसएससी को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, ये तूफान आने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, देखना ध्यान से कि अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कि किसमें कितना वेटेज है। ठीक है, चालू करें। चलो देखो सॉम प्लस टॉस की बात करें, अगर मैं सबसे पहले टॉस की बात करता हूं तो मैं ओनली एक टॉपिक पढ़ के जाऊंगा, दैट इज इनडिटरमिनेसी। इनडिटरमिनेसी का टॉपिक पढ़ के जाऊंगा और मेरा उससे काम हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगर मैं सॉम की बात करूं, मतलब इनडिटरमिनेसी से मेरा काम हो जाएगा, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं सॉम की बात करूं तो सॉम में सबसे पहले मैं पढ़ के जाऊंगा प्रॉपर्टीज प्लस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पूरा पढ़ के जाऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, प्लस मैं पढ़ के जाऊंगा एसएफडी बीएमडी एंड थोड़ा सा जो पार्ट है देखना ध्यान से, एसएफडी बीएमडी प्लस डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले, डिफ्लेक्शन के क्या पढ़ने आपको, फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, प्लस बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स। बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स क्या होंगे, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स होंगे आपके लिए कौन सा पार्ट, जहां पर आपको सेंट्रोइड पूछा जाता है, किसी का एरिया पूछ लिया, कि ये सब जो पार्ट पूछा जाता है दैट विल बी कंसीडर्ड इन बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सॉम प्लस टॉस के। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओपन चैनल फ्लो की। देखो ओपन चैनल फ्लो एक छोटा सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप क्या बात कर सकते हो, इंडिविजुअल आप टॉपिक को नहीं डिफाइन कर सकते हो। कभी आपसे स्पेसिफिक एनर्जी पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, कभी आपसे उसकी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड वेट पूछ लेगा, कभी आपसे ये पूछ लेगा हाइड्रोलिक जंप कितने टाइप के होते हैं, उनकी हाइड्रोलिक जंप की वैल्यू कितनी होती है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। तो हम एफएम की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंटली देखना एफएम में हमसे क्या पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाता है कि प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं हम लोग, जिसमें स्पेसिफिक वेट, ये विस्कोसिटी, ये सब कंसीडर की जाती है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, इन सब पे पूछा जाता है। प्लस इसके अंदर आपको ध्यान देना फ्लूइड स्टैटिक्स पर, प्लस फ्लूइड स्टैटिक्स के बाद में आपको ध्यान देना है बायोन्सी पर। इस पर कितना ध्यान देना है, बायोन्सी पर। यहां तक आपको कंसीडर करना है, मतलब बेसिकली वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आप ध्यान देना चाहो तो डायनेमिक्स पे भी ध्यान दे सकते हो, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कभी बर्नौली के लिए कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब बर्नौली नहीं सॉरी वेंचुरीमीटर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछ लेगा, कभी ओरिफिस मीटर के बारे में पूछ लेगा, कभी किसके बारे में पूछ लेगा, ये पूछ लेगा डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। देखो इसके बाद ओसीएफ का हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो ओसीएफ पढ़ना वैसे भी जरूरी है। और यहाँ पर मैं पहले भी बात करके गया हूं, हाइड्रोलिक जो मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन जिसमें पंप, टरबाइन एंड इंपैक्ट ऑफ जेट कंसीडर किया जाता है, उसके अंदर आपको कभी आएंगे तो 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और अगर कभी नहीं आएंगे तो वो क्या आएंगे, कभी पूछा भी नहीं जाएगा। ये ऐसा सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो अच्छी वेटेज के साथ पूछा जाता है।
अब बात करते हैं आरसीसी। आरसीसी में आपको ध्यान देना है कोडल प्रोविजन पर। कोडल प्रोविजन जो भी मोस्टली बीम कॉलम स्लैब के रिगार्डिंग जो कोडल प्रोविजन IS 456 2000 है उसको कंसीडर करना है। IS 456 2000 हुआ और वेरियस अलग अलग जो कोड के कोरेस्पोंडिंग कोडल प्रोविजन दिए जाते हैं वो कंसीडर करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आरसीसी के अंदर आप कोड पढ़ जाओ, आप 11 से 12 मार्क्स में से 7 से 8 मार्क्स यूं चेंज कर जाओगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान देना चाहो तो थोड़ा आपकी कैलकुलेशन पे ध्यान दो, जिससे आप क्या निकाल सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन होगा तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो। कुछ वैल्यूज को याद रखो जो आपको क्लास में पढ़ाई जाती है। और वैसे भी अगर आप आरसीसी क्लास को रेफर करना चाहो तो हमारे चैनल पे चल रही है आरसीसी क्लास, और उसके अंदर अब तक हमने LSM स्टार्ट कर चुके हैं और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन सीरीज भी चला रखी है आरसीसी की, वहां से आप हेल्प ले सकते हो कि किस पैटर्न में आपको आरसीसी को स्टडी करना है। अब बात करते हैं स्टील, इसका वेटेज बहुत कम है, तो स्टील में अगर हम बात करें तो फास्टनर्स आ सकता है, फास्टनर्स के बारे में बात कर सकते हैं। प्लस अगर मोस्ट अगर बात करना चाहो तो टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर, इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेगा आपसे डायरेक्ट कि स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, 180 मतलब अलग अलग कंडीशन जो देगा उसके कोरेस्पोंडिंग आपको वैल्यूज पूछ सकता है। प्लस अगर आजकल जो रिसेंट जो ट्रेंड चल गया है वो रूफ ट्रस का ट्रेंड चल गया है। रूफ ट्रस का 2018 में 3 क्वेश्चन रूफ ट्रस से थे, तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो रूफ ट्रस का टॉपिक मत छोड़ना। क्लियर है। अब बात आती है बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। तो देखो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें अगर मेजर पार्ट आपको कवर करना है तो आपको सीमेंट पढ़ना होगा, सीमेंट प्लस लाइन, सीमेंट प्लस लाइन पे तो ध्यान देना होगा। प्लस एक अलग से मेंशन सब्जेक्ट है दैट इज कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंक्रीट भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वैसे इस कंक्रीट का बेसिक अगर इसमें कंसीडर किया जाए तो इसका वेटेज और बढ़ जाता है आरसीसी का। ठीक है, कंक्रीट के बारे में। अब इसके बाद में इसके अंदर ब्रिक और स्टोन का जो टॉपिक है ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है बट पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आप यहां तक कर सकते हो। देखो ध्यान से कि कई एग्जाम में ऐसा देखोगे तो टिम्बर भी आपको बहुत दिखेगा और ऐसा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो ऐसा है कि यही मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, टिम्बर कंसीडर करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ये है जिसमें आपको बेसिकली जो ध्यान देना वो इन 3 सब्जेक्ट पे देना है। 3 सब्जेक्ट के इस 3 पार्ट पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट पे नहीं। ठीक है, और ब्रिक प्लस स्टोन पे भी एट द एंड पहले आप इनको प्रिपेयर करोगे। ये मैं जो लिख रहा हूँ सीरीज, इन्हीं सीरीज में आपको टॉपिक्स को तैयार करना है और टॉपिक को तैयार करके कुछ इस मैनर में कट कर देना है कि आपका टॉपिक तैयार हो चुका। आप इस फॉर्मेट को नोट कर लोगे, ऐसे ऐसे कट करते जाना और उनके क्वेश्चन लगाते जाना कि आपका ये टॉपिक तैयार है। फिर आप देखोगे एसएससी जी प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपसे मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका हो चुका होगा। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना, मेरी गारंटी है कि आपसे मोस्ट ऑफ द पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी की बात करूं तो हाइड्रोलॉजी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किससे पूछा जाता है, वो रेन गेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रेन गेज कितने टाइप के होते हैं, प्रेसिपिटेशन कितना होता है, ये सब पूछा जाता है। या आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपका एट माइनस पैट का फॉर्मूला है, एरिडिटी इंडेक्स का, ये सारे फॉर्मूले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस यही टॉपिक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन में आपसे ये पूछा जाता है कि बेसिक वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं इरिगेशन को, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, और वाटर रिक्वायरमेंट के साथ साथ हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर 2018 में ब्लिक थ्योरी से, मतलब ब्लिक थ्योरी से पूछा गया है, या फिर आप देख सकते हो कि आजकल ग्रेविटी डैम से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, या ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो वाटर रिटेनिंग के लिए काम आते हैं उनके साथ उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सोइल की। सोइल का ऑन एंड एवरेज वेटेज है जो 8+ मार्क्स रहता है, और इसके अंदर आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ पर लिख रहा हूं, जो कुछ लास्ट में मैं आपको टारगेट करके दूंगा, आप इन सब्जेक्ट पे मेहनत करो ताकि आपका एसएससी इजीली निकल जाए। देखो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, प्रॉपर्टीज पे कर सकते हो, फिर आप सेकंड टॉपिक करोगे क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड टॉपिक करोगे परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी के साथ साथ आप कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन पे भी ध्यान दोगे। ठीक है, ये थोड़ा दोनों लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन पे आपको ध्यान देना है ताकि आप सोइल में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। अब इसके बाद अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूंगा तो एनवायरनमेंट में आपको क्वालिटी पैरामीटर याद होने चाहिए। अब वो चाहे क्वालिटी पैरामीटर वैसे तो
वाटर के लिए बात करो, ड्रिंकिंग वाटर बात करो, चाहे सीवेज के लिए बात करो, क्वालिटी पैरामीटर मोस्ट ऑफ द क्वालिटी पैरामीटर सेम होते हैं, बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्वालिटी पैरामीटर के बारे में कि क्वालिटी पैरामीटर कौन कौन से डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज क्या है, परमिसिबल वैल्यूज कितनी होती है, प्लस क्वालिटी पैरामीटर के साथ साथ आपको ध्यान देना होगा उसके अंदर जैसे एनवायरनमेंट में सीवेज का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, उस पर ध्यान देना होगा। हाँ, अगर आप यही गेट और ईएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो आपके पास एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका होता, बट यहाँ पर आप उस लेवल पे बात नहीं कर रहे हो, तो आपको एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन को थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट मानना है। फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिक्स ऑफ एस्टिमेट्स है, क्या बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ एस्टिमेट, बेसिक्स ऑफ एस्टिमेट कंसीडर करेंगे, प्लस वैल्यूएशन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो अभी फिलहाल 2018 में जो पूछे गए थे वो वैल्यूएशन से, बेसिक्स ऑफ एस्टिमेट से पूछे गए थे। ये मैंने खुद इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एनालिसिस करके ये आपको पूरा पेपर का कंप्लीट स्टडी करके मैंने आपको ये एनालिसिस निकाल के दिया है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा और एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, जिसके कारण से आपका क्या हो जाए, इजीली एग्जाम निकल जाए। और जिस दिन आप एग्जाम निकले तो आपके फेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हमारा जो एग्जाम निकला है वो इस रीजन से निकला कि हमारा एनालिसिस सही था। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब इसकी बात करो हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट की। तो रेलवे में देखो, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो एयरपोर्ट में आपको क्या पढ़ना है, एयरपोर्ट में ओनली आपको रनवे लेंथ पढ़नी है, रनवे के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। रेलवे से हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी अब इतना बड़ा रेलवे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रेलवे छोड़ सकते हो, बट हाईवे की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिक डिजाइन, हाईवे में अगर बात करोगे तो ज्योमेट्रिक डिजाइन प्लस इसके अंदर एक सेकंड पार्ट होता है, दैट इज जो मटेरियल्स है, हाईवे के जो मटेरियल्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है। हाँ, हाईवे ट्रैफिक 3 तो टोटल पार्ट होते हैं, अब आप कहोगे 2 पार्ट तो कंसीडर कर दिए। मैं ज्योमेट्रिक डिजाइन का मतलब ये है कि मेरा एसएसडी, ओएसडी, सुपर एलिवेशन, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ये सब आपको पार्ट पता होना चाहिए, मतलब उनके ऊपर से फॉर्मूले पता होने चाहिए, जिसके कारण से आप ये काम कर सको। अब इसके बाद सर्वे की अगर बात करें तो सर्वे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, और सर्वे आपका सर्वे में बेसिकली बहुत बड़ा पार्ट कंसीडर नहीं होता है। सर्वे में आपको ध्यान देना है बेसिक्स, जैसे करेक्शन हो गए, बेसिक्स ऑफ सर्वे क्या है, जैसे मैं बात करता हूं तो करेक्शन हो गया, करेक्शन के साथ साथ आपके जैसे चैन सर्वे हो गया, चैन सर्वे का छोटा सा पार्ट है। फिर अगर आप लेवलिंग की बात करते हो तो लेवलिंग भी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसके अलावा सर्वे में आप बाकी सब्जेक्ट देखोगे तो बाकी जो टॉपिक्स देखोगे वो थोड़े लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको एट द एंड फर्स्ट टाइम में एसएससी प्री निकालना है तो आपको इस पैटर्न पे चलना होगा। आप इस पैटर्न पे चलोगे तो मेरी गारंटी है कि आप 75 प्लस मार्क्स ले आओगे एसएससी में आउट ऑफ 100। तो 75 प्लस हमने पीछे बात की थी 65, तो ये आपका 130, जो प्रीवियस ईयर की जितनी भी सारी कट ऑफ है वो सारी क्लियर हो जाती है। यहां तक बात समझ में आई? तो आपको थोड़ा सा नॉन टेक में अपना स्कोर और रेज करना है, 65 की जगह आपको कोशिश करनी है आप 75 ले आओ, ताकि आप एकदम सेफ जोन में आ जाओ, ताकि इनका टोटल कितना हो जाए 150 मार्क्स। तो ये था हमारा एसएससी जेईई का कंप्लीट एनालिसिस, जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। फॉर अपकमिंग वीडियो, जितने भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं अलग अलग, अभी हमारे टेक्निकल कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, और राजस्थान जेईई के कोरस्पॉन्डिंग हम राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट। अब हमारे चैनल पर और भी अदर जो सेंट्रल एग्जाम है उनसे रिलेटेड भी सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे लाइक रीजनिंग स्टार्ट होने वाली है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर नॉन टेक का पार्ट, जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इसमें से भी कोई एक पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। टेक्निकल में अभी हमारे 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं, उसके अलावा भी हम और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोस, और साइड में जो बेल आइकन होता है, जो घंटी होती है, उसको जरूर दबा दें, ताकि हमारे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।